तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपना ये 2020 जेईई मेन और आपका नीट के लिए जो सीरीज है उसको। ठीक है, तो आज अपना पहला लेक्चर है। पिछले दिन मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था, मैसेज दिया था कि हम लोग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस लेक्चर को दो पार्ट में बांटेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको ये ब्रीफ करूंगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और इसके दूसरे पार्ट में मतलब कि आज दूसरा मुद्दा जो हमारे सामने होगा कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इस सेशन को यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि ये आपके मेरे को अपना यहाँ पे ज्ञान दिखाना है या मेरे को अपना प्रमोशन करना है। मकसद हम लोगों का क्या है बच्चों, कि आपको कैसे स्टडीज के साथ आपको जोड़े रखा जाए, ये लास्ट टाइम में कैसे आपको मोटिवेटेड रखा जाए ताकि आप जो है वो ढंग से इस एग्जाम को, ये अपॉर्चुनिटी को जो मिला है उसको आप फेस कर सके, उसको आप कैपिटलाइज कर सके। देखिए, मैं पिछले दिन भी बोला था कि ये बाकी लोगों के लिए एक डिजास्टर है, बाकी लोगों के लिए एक विपत्ति का समय है, लेकिन मेरे को कहीं से भी नहीं लगता है कि जो 12th पास स्टूडेंट है या जो टारगेट में है उनके लिए ये मौका है। आपको ये समझना है कि ये जो पेंडेमिक है ये आपके लिए आपके हिसाब से सही है, तो आप ना इसको इस तरीके से पहले अपने मन में पूरा एनर्जी दो, ऊर्जा दो कि यस, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल पीपल, जो कि इस बार नीट 2020 या जेईई 2020 देने वाले हैं। क्लियर? चलो अब काम की बात शुरू करते हैं। सवाल यह है कि इन सेशंस का कैसे मैक्सिमम फायदा उठाया जाए। ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं फिर यहां तुमको पढ़ाना शुरू कर दूं, हर एक चीज को बस कहूं कि तुम्हें समझा रहा हूं, तो फिर देखो बात तो वही हो गई ना। 1.5-2 साल पहले जो तुम पढ़ रखा है, किसी ने 1 साल ड्रॉप किया तो उसका ये 3rd ईयर हो गया। तो मेरा कहना, चीजें तो तुमने पढ़ रखा है, लेकिन अब इस लास्ट मोमेंट पे अपने को क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को रिवीजन करना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है? मतलब ये हमारा मकसद ये नहीं है कि हम फिर से एक बार फिजिक्स सीख लें। फिजिक्स तो हमने जो भी पढ़ा है, सीखा है, वो तो आता ही है हमें। अभी टाइम आ गया कि उसका आउटपुट निकालने का। ठीक है? तो चलो, सबसे पहली बात कि जो मैंने टॉपिक को सेलेक्ट किया है, इस तरीके से सेलेक्ट किया है जो एग्जामिनेशन का डिमांड है। ठीक है ना? अब ये दिस इज नॉट ट्रू कि हम लोग वेक्टर से शुरू करें और फिर उसके बाद मोशन पढ़े, उसके बाद न्यूटन्स लॉ पढ़े। देखो, वो तो तरीका एकदम, वो कहने का मतलब है कि ये टोटल जो सेशन मैंने बनाया है वो आपका बिल्कुल एग्जाम को फोकस करके, आपके क्वेश्चन पेपर्स को मैंने ढंग से एनालाइज किया है और उसके आधार पे मैंने ये डिसाइड किया है कि कैसे कैसे हमको स्ट्रेटजिकली मूव करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, क्या कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक टॉपिक जो आज मैं शुरू करने वाला हूं मान लो हमने पहला टॉपिक उठाया हीट। ओके, तो हीट, अब हीट का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन में, वो पहले मैंने डिसाइड किया है कि ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिससे 2 या 3 क्वेश्चंस तो पक्का रहता है आउट ऑफ 30। अगर हम लोग मेन की बात करें और नीट की बात करें तो वहां भी 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां श्योर शॉट आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसे ऐसे चीजों को सेलेक्ट करें जहां कम एफर्ट में हमें ज्यादा आउटपुट मिल जाए। तो जैसे मान लो हीट है, फिर इसके बाद बच्चों साउंड। ठीक है ना? साउंड में आपका दोनों आ जाएगा, एसएचएम भी आ जाएगा, इसमें साउंड भी पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स, तीनों इसमें इंक्लूड है, एसएचएम, साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है? तो ये हो गया अपना, ये हो गया। इसके बाद जो 12th का जो पोर्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें वो तीनों ले लेते हैं, कैपेसिटर भी हो जाएगा, प्लस कैपेसिटर और प्लस इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्ट
प्रोबेबली मैं यही सीक्वेंस रखूंगा टॉपिक्स का। ये तीनों एक हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट 12th का, ये एक टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, एसएचएम इसी में आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग ले लेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो एग्जामिनेशन का प्रायोरिटी है उसके हिसाब से मैं अपना काम करूंगा। उसके बाद हम लोग ले लेंगे मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हम लोग ले लेंगे मॉडर्न फिजिक्स पे, और उसके बाद हम लोग जो पहुंचेंगे हम लोग ऑप्टिक्स, वो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और आखिरी मोमेंट पे हम लोग करेंगे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में भी क्या करेंगे वो सब मैं बताता हूं। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है मैकेनिक्स। हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में जानते भी है, पढ़े भी हैं, लेकिन अभी चूंकि इतना ज्यादा हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं और ये लगभग सारे बच्चों को अच्छे से आता ही है, तो मैंने ये जो सीक्वेंस बनाया है ना बाबू, इस हिसाब से जहां जहां आपका वीकनेस है, छोटे टॉपिक्स पे हम लोग कम ध्यान देते हैं, दैट्स वाई हमने उस तरीके से आपका ये किया। जैसे न्यूटन्स लॉ ये सबको अच्छे से आता है, सर्कुलर मोशन सबको अच्छे से आता है, वर्क ऑफ एनर्जी सबको अच्छे से आता है, क्योंकि जब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई तो शुरू में ये आते हैं, जो लोग जहां थक जाते हैं उन चीजों को मैं यहां पे पहले करूंगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर, जो आपने पढ़ाई की है उसका रिवर्स ऑर्डर, ताकि आपका जो वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो देखो अब ये है, अब इसमें भी जैसे कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में मैं आपको मोशन नहीं बताऊंगा, ना मोशन बताऊंगा, ना न्यूटन्स लॉ बताऊंगा, ठीक है ना मैं आपको वर्क ऑफ एनर्जी बताऊंगा, नहीं, ना सेंटर ऑफ मास। इसमें मेरा मैकेनिक्स में मेरा जो आपका वीकनेस है वो है आपका रोटेशन। तो मैं मैकेनिक्स में रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, डिटेल मतलब कि अच्छे पॉइंट्स को मैं ढंग से डिस्कस कर दूंगा, बिकॉज वो आपका वीकनेस है ना। तो एक एग्जांपल मैंने दिया कि मैकेनिक्स में ज्यादातर मेहनत मैं वहां करूंगा। दूसरा एरर पे करूंगा, एरर्स, है ना, जो एरर है मेजरमेंट एरर, उसमें प्रॉब्लम आती है। आप पूरी फिजिक्स तो पढ़ लेते हो, लेकिन मेजरमेंट और एरर में दिक्कत है, तो मैकेनिक्स में मैं एरर का कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को आउटपुट निकालना है। तो ये मैकेनिक्स की बात हो गई। एक एग्जांपल दिया मैंने कि हम वहां पे रोटेशन में, रोलिंग वाले पार्ट में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले पार्ट में, इन चीजों पे हम लोग मेहनत करेंगे। कहां पे? मैकेनिक्स में। दूसरी बात, इधर आ जाओ, हीट है। अब हीट में जैसे कि हीट में जो आप क्वेश्चन देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आता है, ठीक है। उसी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को इंक्लूड कर लो, तो मेजॉरिटी पोर्शन वहां से आता है। तो हम लोग का मेन फोकस होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि इसमें आपका ट्रांसफर ऑफ हीट से भी आता है, उसमें पर्टिकुलरली कंडक्शन और रेडिएशन, तो उसको भी हम लोग यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। साउंड में तो ठीक है, साउंड में तो आते ही हैं क्वेश्चंस। साउंड में आपका ट्रैवलिंग वेव के ऊपर आता है, स्टैंडिंग वेव के ऊपर आता है, ऑर्गन पाइप के ऊपर आता है ना, डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर आता है, बीट के ऊपर आता है, तो वो सारी चीजें होंगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इधर आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पहला चैप्टर है। इसमें भी लोगों का कॉन्सेप्ट लिटिल बिट ठीक होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करने के बजाय, क्योंकि ये डिटेल में हम लोग बहुत डिटेल में सब लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही मैंने 12th वाले सीरीज में बहुत सारा वीडियो डाला है, किसी को कहीं दिक्कत हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो जाके देख लेना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन फोकस हमारा प्रॉब्लम के ऊपर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो आप बहुत सारा जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कैपेसिटर में हम लोग का भी मेन प्रॉब्लम जो होगा वो सर्किट को सॉल्व करने पे होगा, कि सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, एनर्जी वाला हिस्सा। इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर करें तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट को लेके और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को लेके। देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, किरचॉफ उरचॉफ सब कुछ तुम जानते हो। तुम्हें दिक्कत कहां पे आती है, पोटेंशियोमीटर वायर में। तुम्हें दिक्कत कहां पे आती है, वोल्ट मीटर, आमीटर, ठीक है ना। तो
और सबसे इंपॉर्टेंट आरसी सर्किट। आरसी सर्किट आपको बहुत परेशान करता है, तो यहां पे जो टफ चीज है, और वो एग्जाम का फेवरेट भी होना चाहिए, टफ केवल नहीं, एग्जाम का फेवरेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है उन चीजों को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, हीटर्स को डिस्कस करेंगे, बल्ब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम का तुम देखोगे तो उस तरीके से ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से आपका देखो जैसे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एलआर सर्किट उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, उसका एसी अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां जहां आपका वीकनेस है। और मॉडर्न फिजिक्स तो खैर हम लोग जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी लगभग सारी चीजों को मैं बताऊंगा फिर से, क्योंकि मॉडर्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मॉडर्न, और क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं और सॉल्व भी करना बहुत आसान है। तो इस तरीके से मैं टॉपिक सिलेक्ट करूंगा, आप ट्रस्ट करना कि मैं ढंग से चीजों को फ्रेम किया है कि क्या, क्योंकि सीधा है, इस सीरीज को आपके सामने लाने का मकसद ही यही है कि एग्जैक्ट एग्जाम के पैटर्न से आपको बिल्कुल रूबरू कराना। ये नहीं कि मेरे को अपना नॉलेज, क्योंकि एक एक टॉपिक के ऊपर तो कितनी सारी क्लासेस ली जा सकती है अगर अपना नॉलेज दिखाना हो तो। यहां पे बस ये है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, पिछले 15 इयर्स में क्या पूछ रहा है। पूरा कोर्स को जो मैंने डिजाइन किया है वो आपके क्वेश्चन बैंक के आधार पे ही, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन बैंक, और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक एग्जाम का क्या साइकोलॉजी है, एग्जाम क्या पूछता है, उसके आधार पे मैंने इसको पूरे को डिसाइड किया। दूसरी बात, अब तुम इन चीजों को कैसे देखोगे। देखो, रिकॉर्डेड वीडियो भेजने का पीछे मेरा मकसद ही यही है, क्योंकि देखो जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें मैंने देखा है कि उसमें आपका कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर नहीं हो पाती हैं। रिकॉर्डेड में क्या है, बाय यूजिंग एडिटिंग हम लोग बहुत चीज अनप्रोडक्टिव काम को हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चंस भी देखो, कुछ क्वेश्चन में कुछ लोगों को दिक्कत होगी, कुछ में किसी को नहीं दिक्कत होगी, जिसको दिक्कत नहीं होगी वो उसको स्किप करवा लेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या है, इसलिए मैंने चीजों को रिकॉर्डेड ही किया है, क्योंकि और ये मेरे को लगता है सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, क्योंकि आपको तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप तो व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, और उसके बाद आपके सामने अगर लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा है, सवा घंटा है, तो इस 1-1.25 घंटा में जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छी, जितना कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए ये बेहतर है ना भाई, कि आप एकदम से 1 घंटा में एकदम प्रोडक्टिव 1 आवर होना चाहिए। रिवीजन का है मतलब कि ढेर सारी चीजें उस बीच में आ जानी चाहिए, ना कि एकदम धीरे 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 धीरे। ओके, तो चलो, तो ये इस तरीके से आप देखोगे, और वीडियोस जो अपलोड होंगी वो 7:30, ठीक है ना। पिछले दिन 7 o'clock शायद मैंने बोला था, लेकिन नहीं, 7:30, ठीक है। और अभी पहला सप्ताह में वीक में 5 डेज, और अगले वीक से वीक में 6 डेज आएंगी। ओके, तो किस दिन नहीं आएगा वो मैं पहले ही बता दिया करूंगा कि किस दिन नहीं आएगा, और 7:30। और अगर मान लो कभी 7:30 से 10-20 मिनट आगे बढ़ सकता है या हो जाता है, ऐसा होता है क्योंकि सब कुछ वाईफाई पे डिपेंड करता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, अपलोड करना और ये सब चीजें थोड़ा टेक्निकल हो जाती हैं, तो वो कभी कभार, लेकिन 10-20 मिनट का ही आगे पीछे होगा, उससे ज्यादा का आगे पीछे नहीं होगा। क्लियर है। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे हीट। अच्छा, उसके बाद क्या करवाएंगे। देखो, पहले मैं कॉन्सेप्ट, जैसे आज हमने डिसाइड किया कि हम लोग हीट में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको डिस्कस कर दूंगा कि प्रॉब्लम बनाने में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर दूंगा, उसके फॉर्मूला को, उसके इक्वेशन को, हर एक चीज को मैं ढंग से बोर्ड पे लिख दूंगा। आज वो आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो आप इसके हिसाब से मेरे से रिवाइज करवाओगे, तो रिवाइज करोगे। तो मान लो कि हीट में हमको, यानी हम लोगों को 2 दिन लगेगा, 2 सेशन लगेगा। आज का सेशन, क्योंकि आज तो मैंने बाकी चीजों के बारे में भी बात कर ली, तो कुछ टाइम अपना उसमें चला गया, तो आज का समझ लो कि आधा सेशन और कल का पूरा सेशन, 1.5 सेशन में अपना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्विकली रिवाइज कर दूंगा। और कल के वीडियो में, यानी नेक्स्ट डे, यानी
सैटरडे के वीडियो में आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जिसमें मेरे को जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लगते हैं जो 2020 में आ सकते हैं उसका एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लोगे और कल शाम उसको ट्राई करोगे और परसों यानी संडे को मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उसमें जो जो क्वेश्चन आपको सही जो आपसे खुद से बन गया तो अच्छी बात है, जो नहीं सॉल्व होगा वो आप देख लेना उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट्स तो दो पार्ट में हो गया। पहले हमने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब फिर उनके बेसिस पे जो प्रोबेबल क्वेश्चन है जिसमें से पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे और जो मेरे अपने हिसाब से भी पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है, जिसमें आईआईटी के क्वेश्चन बैंक यानी जेईई एडवांस, नीट और सबके क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि एक मॉडल तो हीट अपना मान के चलो कि जैसे हीट अपना 4 डेज में, आज का सेशन, कल का सेशन और 2 सेशन में डिस्कशन क्वेश्चन का, 4 सेशन में अपना हीट हो गया। टोटल अपने पास 60 डेज हैं, तो ज्यादा तो अपने पास क्या कहते हैं टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स में तो अपने को सिर्फ रोटेशन करना है, तो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा आपके एग्जामिनेशन के पहले। ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो आप इसको अब लेक्चर को सुनोगे कैसे? जरूरी नहीं है कि आप लेक्चर को कॉपी पे लिखो, मतलब कहीं लिखने उखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन से सॉल्व करोगे। बाकी आप ये वीडियोस बनाए इसलिए गए ताकि आप पैसिवली कभी भी कहीं भी हो आप देखो, यूज करो, एक मिनट का यूज करो। अगर वीडियो के फॉर्म में है तो और अच्छी बात है ना भाई। आप कहीं भी खा पी रहे हो, आराम से ब्रश कर रहे हो, अपना वीडियो देख रहे हो, तो इसको लगातार देखते रहो। और डाटा वाटा का चिंता मत करो, 1 महीना के लिए एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतना अब तो सस्ता है सब कुछ, डाटा कितना महंगा ही आता है। तो आप ना कई बार, ये तो अच्छी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आपको कई बार आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है ना? चलो तो आज शुरू करते हैं हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, इसके अलावा मैं रोज क्लास के लास्ट में आपको 4 to 5 मिनट्स आपको मोटिवेट भी करूंगा ताकि आप कहीं से भी अपना एनर्जी को डाउन ना कर सके, एनर्जी को क्या रखें, अपग्रेडेड रखें। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, क्योंकि इसको बिना समझे, इसको बिना रिवाइज किए हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक नहीं पहुंच सकते। तो क्विक रिवीजन देखो, उन सारे पॉइंट्स को मैं बोलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो इस चैप्टर में अपने को याद रखना चाहिए। ठीक है ना? तो ध्यान से मेरे एक एक बात को सुनना और कैसे क्या करना है। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गैस को दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस कोई अलग अलग टाइप का कोई गैस नहीं होगा, उनके बिहेवियर के आधार पे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम रखा गया आइडियल और दूसरे का रियल। आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT को फॉलो करती है। और ये जो एक कंडीशन है, ये एक फिजिकल कंडीशन है जहां पे कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और ये कंडीशन क्या है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ध्यान से सुन लो, ये इतना आसान है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेईई एडवांस में भी पूछा है कि आइडियल गैस जो है वो कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। और ये फॉलो कौन सा करेगा बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका क्या नाम होगा? PV = nRT, जो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो। जो रियल गैस है जिसके बारे में हम लोग को यहाँ फिजिक्स में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वो क्या है? तो रियल गैस जो आपका आइडियलिज्म से अलग होता है, वो कब मिलेगा हमको? हाई प्रेशर। देखो, लो प्रेशर, यहां पे क्या है बच्चों? हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर, यहां पे क्या है? लो टेम्परेचर। तो रियल गैस के केस में प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। ठीक है? और कोई भी गैस ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, हम लोग के दिमाग में क्या होता है कि आइडियल के लिए अलग गैसेस आएंगे, रियल के लिए अलग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग को वही ऑक्सीजन आपका रियल भी हो सकता है, वही ऑक्सीजन आपका आइडियल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल कंडीशन।
लो प्रेशर है तो वो ऑक्सीजन आपका आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, हाई प्रेशर है तो वो ऑक्सीजन आपका रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा जिसका नाम है वान डेर वाल इक्वेशन। अब देखो ये वान डेर वाल इक्वेशन कम से कम तुम्हें याद जरूर रखना चाहिए। इसमें ये इक्वेशन हालांकि हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये केमिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंस रखता है, फिजिक्स में इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ रहता है इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये देखो इक्वेशन क्या है, जहां P है, P में एक सर्टेन क्वांटिटी ऐड किया गया है, दैट इज NaN स्क्वायर्ड बाई V स्क्वायर्ड। इसको प्रेशर करेक्शन बोलते हैं। A आपका कांस्टेंट है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल है और V जो है वॉल्यूम है। तो P प्लस NaN स्क्वायर्ड बाई V स्क्वायर्ड, और यहां देखो वॉल्यूम में समथिंग सब्ट्रैक्ट किया गया, दैट इज V माइनस NB। B एक कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल है, और इधर हो गया nRT। तो आपको ये दोनों जो प्रेशर में एडिशन हो गया है उसको प्रेशर करेक्शन बोलते हैं, और वॉल्यूम में जो इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है ये आपका वॉल्यूम करेक्शन बोलते हैं। इस इक्वेशन को बस आप याद रखो, फिजिक्स में हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी, जितना भी हम लोग बिहेवियर पढ़ेंगे गैस का, वो उसको ये मान के चलेंगे कि दिया गया गैस, द गिवन गैस इज आइडियल इन नेचर, क्योंकि हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, आइडियल गैस के बारे में। चलो तो अब हम लोग आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सुनो, तो अभी मैं फटाफट 2-4 पॉइंट बता देता हूं आइडियल गैस के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपने ये देख लिया कि उसको आइडियल गैस इक्वेशन जिसका नाम है PV इक्वल टू nRT, उसको फॉलो करना चाहिए। और आप, जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है लेकिन आप इसको याद रखा करो कि बहुत मुश्किल नहीं है। आइडियल गैस, तो मैं फटाफट बोल रहा हूं, आइडियल गैस जो है वो हर एक मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। मतलब कि अगर एक कंटेनर में तुमने आइडियल गैस रखा तो मॉलिक्यूल्स का साइज उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के कंपेयर में क्या होता है, बहुत छोटा। उसके बाद वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं। जो उनके बीच का कॉलिजन होता है वो इलास्टिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, इलास्टिक इन नेचर। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूटन्स के लॉज को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो उनका पाथ होता है बिल्कुल जिगजैग, रैंडमली चलते हैं, बट वो जो रैंडम पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये याद रखना कि जिगजैग का मतलब ठीक है टेढ़ा बेढ़ा चल रहा है, लेकिन वो जो एक पोर्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, आप याद रखना। और एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। वो जहां से चलते हैं फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके अलावे आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 0। इंटरमॉलिक्यूलर कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं ना अट्रैक्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तभी फोर्स लगाते हैं जब उनके बीच का कॉलिजन होता है। वो वॉल के साथ टकराते हैं, वॉल के साथ भी सिर्फ वो कॉलिजन के समय उनके बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो होगा वो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से फॉलो होगा। और वॉल के साथ भी जो इनका कॉलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, न्यूटन्स लॉ को ये फॉलो करेंगे। तो ये फटाफट मैंने बोल दिया 5 पॉइंट, क्योंकि ये आपको हो सकता है आपको क्वेश्चन जो आएगा आपका सब्जेक्टिव ये स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाए, तो इसमें ज्यादा अच्छा। एक बात और, चूंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, आपस में ये इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो आइडियल गैस को कभी भी तुम लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना ये चीज कोई इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट लिक्विफाई आइडियल गैस एट एनी प्रेशर एट एनी टेम्परेचर। कोई गैस को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गैस को कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड बना लेंगे। लिक्विड बनने के लिए उनके बीच का आपस में अट्रैक्शन होना जरूरी है, और ये रियल गैस में होता है, लेकिन आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये 5-6 पॉइंट जो है वो आप मोटा मोटी, कॉलिजन इलास्टिक हो गया, ये ध्यान रखना, इनके बीच का कॉलिजन इलास्टिक होता है, रैंडम मोशन होता है, और जिगजैग पाथ पे होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब आ जाओ फिर काम की बात करते हैं। अब ये जो आइडियल गैस है जिस कंटेनर में रहेगा उस कंटेनर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्यों फोर्स लगाएगा, मैंने अभी बोला कि वो रैंडमली मूव करता रहता है। तो अपने कंटेनर पे जाके क्या होगा, कंटेनर के वॉल पे देखो, या ये वॉल है कंटेनर का, ये जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो जाके कंटेनर से टक्कर कर रहे होंगे, और वो जो टक्कर होगी कंटेनर के साथ कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन के दरमियान क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स से कंटेनर पे क्या पैदा हो जाएगा, प्रेशर। ओके, तो आप ये समझो कि आइडियल गैस जो है अपने कंटेनर पे
प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर एम्स में मान लो असर्शन रीजनिंग आता है कि कंटेनर के वॉल पे प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है, तो बोलना कॉलिजन की वजह से। कॉलिजन हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, और मोमेंटम चेंज होने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ से उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, और किसी भी वॉल पे फोर्स लगेगा तो प्रेशर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। अब ये प्रेशर होता कितना है, वो वॉल के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि प्रेशर का जो फॉर्मूला अभी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखना कि कोई भी कंटेनर में जो गैसियस मॉलिक्यूल होता है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। मतलब ये कैलकुलेशन जब आपको डिटेल क्लास लिया जाता है, जैसे मैं भी पढ़ाता हूं तो डिटेल में इसको डिराइव करता हूं, लेकिन यहां तुम लोग को रिवीजन करना है सिर्फ फॉर्मूला का। तो देखो, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या है बच्चों कि ये प्रेशर है आपका, रो किसका रोल प्ले कर रहा है, डेंसिटी का, गैस की डेंसिटी। एंड वी आर एम एस जो है आपको पता है, वी आर एम एस जो है रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड होता है, और उसका क्या है, ये स्क्वायर्ड है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रेशर जो है 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अब सवाल ये है कि ये VRMS कैसे निकलेगा। तो VRMS कैसे निकलता है, VRMS आपको एग्जाम में निकालने के लिए भी दे सकता है। तो जैसा कि तुम जानते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स की रफ्तार यानी स्पीड अलग अलग होती है। तो क्या करते हैं, VRMS हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सभी के स्पीड को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। देखो, VRMS कभी भी एग्जाम में अगर VRMS निकालने को आ गया कि भैया ऐसा है कि 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकेंड, अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड है, इसका RMS कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे, सारे स्पीड को स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करके उनको ऐड करोगे और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो टोटल 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 के स्पीड को स्क्वायर करके ऐड करके 6 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे, तो अपने को क्या आ जाएगा, VRMS, जो यहां पे मैंने पुट किया है। ठीक है ना। तो प्रेशर इक्वल टू अपने को याद रखना है बच्चों 1/3 रो VRMS स्क्वायर। रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, इस कंटेनर में जितना गैस के मॉलिक्यूल का मास है उसको किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अच्छा, मास को और क्या लिख सकते हैं, मास को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो गैस के केस में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते हैं। तो मान लो कि अगर गैस के मास को लिखना है तो नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम में कितना मास है वो मिल जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे 4 मोल ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का कितना मास हो गया, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 4 यानी 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 ग्राम्स है, तो 4 इंटू 32 कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। तो बच्चों डेंसिटी की जगह पहले हमने लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की जगह हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एम नॉट। एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मैं इसको अलग अलग करके इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जाम में क्या दे देगा कहना मुश्किल है ना। हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कभी कभी कुछ अलग दे देता है, तो आपको सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। यहां पे देखो VRMS इज इक्वल टू, मैंने बता दिया सभी के स्पीड को स्क्वायर करके अंडर रूट करके n। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको अलग से कर दिया। अब देखो इसमें इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं अलग अलग स्टेप में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें क्या करना है कि फॉर्मूला को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखो ये जो रो है, इस रो के जगह हम लोग लिख सकते हैं m/v0 और m के जगह लिख सकते हैं n इंटू एम नॉट। तो देखो यहां पे रो की जगह लिखा हमने m/v और m की जगह लिख दिया n इंटू एम नॉट। एम नॉट समझ रहे हो ना, मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। तो P इक्वल टू 1/3 n इंटू एम नॉट इंटू VRMS अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब देखो यहां से 3v को उधर भेज दिया तो उधर हो गया 3pv और ये हो गया nm नॉट नीचे चला गया। ओके बच्चों, और उसके बाद यहां पे क्या लिख दिया हमने, VRMS जो इधर वाला है। अब देखो pv के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो pv की जगह लिख सकते हैं nRT। अगर हम लोग यहाँ पे nRT लिख देंगे nRT तो nn कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3RT/m0। तो इस तरीके से बच्चों
VRMS जो निकल के आया किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का, गैसियस सैंपल का, अगर कोई पूछे RMS स्पीड कितना होगा तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, √3RT बाई m0। ओके, तो बच्चों VRMS इक्वल टू √3RT बाई m0। अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है। और ये देखो, इसको देखो तुम, टेम्परेचर के ये √√ के प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को अगर डबल करेंगे तो ये डबल नहीं होगा, √2 टाइम्स होगा। दूसरी बात है, ये मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगर ये दोनों गैस सेम टेम्परेचर पे हो बच्चों, तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन का VRMS कम होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इसके अलावे यहां पे जो टेम्परेचर रखोगे, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा किस में यूज करना है, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं। अपने को ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया तो देखने में आपको लगेगा कि ये डबल हो गया 20 to 40, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और डबल किया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, जबकि इसको डबल होना था केल्विन में। तो याद रखना है अपने को कि जब भी आपको यूनिट्स जो यूज करना है यहाँ पे, वो कौन सा यूनिट यूज करना है, केल्विन में। और ये मॉलिक्यूलर वेट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, चलो इस पे हम लोग जब क्वेश्चन वाला काम करेंगे तो इन सब चीजों पे, ये जो सिली मिस्टेक्स होता है बच्चों से, इन सब पे मैं क्वेश्चन सेट कर दिया है मैंने, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इस RMS के अलावे दो और वेलोसिटी होती है, एक होती है VMPS और एक होता है VMS। कई बार एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा गया है। हालांकि इनका डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन इनका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या फॉर्मूला है, ये कैसे आता है बच्चों, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है किसी भी गैस कंटेनर में, वो अलग अलग स्पीड से घूमते रहते हैं। तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स किसी खास वेलोसिटी से घूमते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। तो VMPS का मतलब हुआ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को यही स्पीड होगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √2RT अपॉन m0। क्या होता है, √2RT अपॉन m0। ओके, एक होता है मीन स्पीड। आप क्या करो, मीन स्पीड कैसे आएगा, सारे मॉलिक्यूल्स के स्पीड का एवरेज, कोई स्क्वायर नहीं करना है। तो आप दो फॉर्मूला याद रखना, एक हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो कि √2RT बाई m0 होता है, और एक होता है मीन स्पीड जो 8RT बाई पाई m0 होता है। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला है जिसमें सबसे ज्यादा काम अपना किसका आना है, VRMS का, सबसे ज्यादा काम VRMS का आएगा। अब इन तीनों को अगर हम एक ऑर्डर में अरेंज करें, ये ऑर्डर बार बार पूछता है, इस ऑर्डर में तुम देख सकते हो कि VRMS जो है वो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा वैल्यू VRMS की होती है सेम टेम्परेचर पे। उसके बाद आता है मीन स्पीड का, मीन स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। और सबसे कम कौन होता है, VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे लोएस्ट हुआ। तो ये ऑर्डर आप पक्का याद रखेंगे, ये कई एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। ओके, इसके अलावे मैंने एक पॉइंट और लिख दिया जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगर कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देखो एरो लगा दिया हमने, अगर किसी भी गैसियस सैंपल की एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो उसका आंसर तुम दोगे 0, क्योंकि जब वेलोसिटी की बात आ गई तब डायरेक्शन, तब डिस्प्लेसमेंट भी देखना होगा। तो मैंने तुमको पहले ही बोला है कि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, है ना, और एक लंबे समय इंटरवल में उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो अपने को एग्जाम में केयरफुल रहना है, एवरेज स्पीड लिखा हुआ है या एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है अपने को, 0। समझ गए ना। अब इस स्पीड के लिए एक ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है जिसको मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। अब मैं वो कर्व को आपको थोड़ा समझा दूं, उस कर्व पे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बच्चों जैसा कि हम लोग यहां पे समझ रहे हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है मैक्सवेलियन कर्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो उस कर्व को आप जरा देखिए, पहले मैं उस कर्व को आपको थोड़ा समझा दूं।
ये जो कर्व है बच्चों, ये फ्रैक्शन ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने मॉलिक्यूल कौन कौन से स्पीड के साथ हैं, उसको वाई एक्सिस पे लिया गया है और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है मॉलिक्यूलर स्पीड को। तो आप देख सकते हो कि हर एक स्पीड के लिए कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पे मौजूद है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, इसमें एक खास स्पीड है जिसपे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी एक स्पीड है जिसपे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल उसी स्पीड से चलते हैं, जिसका नाम हमने रखा हुआ है VMPS, जो कि पहले ही बोला आपको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, तो ये बेल शेप्ड ग्राफ आया। अब एक बात और सुनो, यहां पे और क्या क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो ग्राफ का एरिया है ये क्या देता है। तो इस ग्राफ का एरिया कुछ और नहीं बल्कि आपको देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखेंगे इस चीज को। अब देखो नीचे वाला ग्राफ मैंने एक बनाया, ये फॉर द गिवन सैंपल बनाया। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक सैंपल का पहले आपने ग्राफ ड्रॉ किया, अब आपने देखा कि वो तीनों जो स्पीड थे वो किसके फंक्शन थे? टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो क्या होगी? बदलेगी। तो आप देखो यहां पे एक ही जगह मैंने 3 ग्राफ प्लॉट किए। इस ग्राफ का देखो धीरे धीरे, एक ये पहला वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर के लिए, दूसरा T2 के लिए और तीसरा T3 के लिए। आप एक बात देखो कि जो ग्राफ का पीक आ रहा है वो राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है VMPS का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, और VMPS का वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो जिसका पीक सबसे राइट में आएगा, जैसे ग्राफ नंबर 3 का पीक सबसे राइट में आया, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। दैट्स वाई तुम देखो T3 सबसे ज्यादा है, T2 उसके बाद है, और सबसे कम टेम्परेचर किसका है? T1 का। यहां पे अब देखो एम्स में एक असर्शन रीजनिंग भी आ सकता है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ग्राफ का जो पीक है वो डाउन हो रहा है। तुम देख रहे हो ना, ग्राफ का पीक डाउन हो रहा है। ये पीक डाउन क्यों हुआ? ये पीक डाउन क्यों हुआ? देखो मैंने ऊपर लिखा कि ये जो एरिया है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखाता है। तो अगर मान लो दिए गए सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ का एरिया इस तरीके से फैलेगा। तो अगर मान लो कोई रस्सी है, कोई रोप है इस तरीके से, और उसको तुम फैलाते चले जाओगे तो एरिया उसके अंदर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो जैसे जैसे रोप को अगर आगे बढ़ाओगे तो उसका जो पीक है वो क्या आएगा? डाउन। दैट्स वाई देखो इस ग्राफ का जो पीक है वो क्या आ रहा है? आपका डाउन। समझ गए ना? तो ये याद रखना कि टेम्परेचर दो फैक्टर यहां पे हुआ। एक तो ये हुआ कि अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो एमपीएस बढ़ेगा, इसलिए पीक शिफ्ट होगा राइट की ओर, और जो मॉलिक्यूल जो फ्रैक्शन उस स्पीड को रखेंगे उसकी जो हाई वो जो है वो डिक्रीज होगा। समझ गए ना? जैसे देखो यहां इस स्पीड पे इतने फ्रैक्शन है, फिर यहां घट गया, वो किस लिए ऐसा हो रहा है? एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए। तो ग्राफ की पीक घटेगी लेकिन स्पीड बढ़ेगा, इसके लिए ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? राइट को। तो वेलोसिटी को लेके जितनी बातें मैंने तुमको बताई है, अगर इतना याद रखोगे तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना? आप ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट था इस यहां पे, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो है गैस के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लेके। ठीक है ना? तो गैस के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लेके है बच्चों। तो इसमें देखो कि जैसा कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, और कोई रैंडमली अगर मूव करता है तो निश्चित तौर पे काइनेटिक एनर्जी तो होगा उस सैंपल का। अभी क्या है कि इसके बाद हम लोग इंटरनल एनर्जी देखेंगे। ठीक है ना? तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं करता है बल्कि वो रोटेट भी करता है, रोटेट ही नहीं करता बल्कि वाइब्रेट भी करता है। लेकिन फिलहाल हमारा सारा कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो किसके ऊपर है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है ना? किसके ऊपर है? ट्रांसलेशनल। तो सीधी सी बात है, अगर कोई कंटेनर तुमने लिया है तो कंटेनर में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल का मास तो सेम होगा, हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल मास तो सेम होगा, लेकिन उनकी स्पीड्स क्या होगी? डिफरेंट। तो अगर तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद जब हम लोग डिटेल में अपना नॉर्मल क्लास लेते हैं तो वहां मैं डिराइव भी करता हूं,
तो ये सबका जो रिजल्ट आएगा वो आपको नीचे में लिखा हुआ है। अब ये क्या, इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा बच्चों, एक तो हाफ, और ये m क्या है, इसको ये फॉर्मूला ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m क्या है, पूरे सैंपल का मास। m क्या है बच्चों, पूरे सैंपल का मास। और सबके इंडिविजुअल स्पीड की जगह हमने यहां किसका यूज कर लिया, Vrms का। किसका यूज कर लिया, Vrms। तो पूरे सैंपल की जो काइनेटिक एनर्जी हुई उसका फॉर्मूला बच्चों आया हाफ m Vrms का स्क्वायर, हाफ m Vrms का स्क्वायर। अब देखो m क्या है, टोटल मास। तो टोटल मास को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल। ध्यान देना, अब यहां से अलग अलग फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, और ये फॉर्मूला को हम डायरेक्ट लिखने की वजह से हम कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला आएगा, कहां कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, ये अपने को तो पता नहीं है, इसलिए इन कन्वर्जन्स को भी आप थोड़ा ध्यान से देखो। तो देखो k इक्वल टू हाफ m Vrms स्क्वायर। m की जगह हमने क्या लिख दिया, n इंटू m नॉट। ये टोटल मास है, टोटल मास हो सकता है नंबर ऑफ मोल। मान लो सैंपल में मोल्स की संख्या n है, तो n को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, m नॉट से। m नॉट क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। m नॉट क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट। तो हाफ n इंटू m नॉट है ना, m की जगह इक्वल टू Vrms। तो Vrms का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, अंडर रूट 3RT बाई m नॉट, स्क्वायर हो गया तो 3RT बाई m नॉट, है कि नहीं। तो Vrms की जगह इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहां से देखो तुम्हें m नॉट कैंसिल हो गया, ओके, m नॉट कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो 3 को आगे कर दिया 3/2, और यहां क्या बचा, nRT। ये जो m नॉट है बच्चों, ये m नॉट और m नॉट तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो क्या हो गया 3/2 nRT बाई m नॉट। और आइडियल गैस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो आइडियल गैस के केस में आपको यहां पे जहां पे लिखा हुआ है nRT की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, PV। क्या लिख दिया हमने, PV। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। इसके ऊपर जेईई एडवांस में एक असर्शन रीजनिंग है, और याद रखेंगे हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ सैंपल। अच्छा, कहोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी केवल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, रोटेशन को भी ऐड करेंगे? नहीं, देखो ऐसे सच्चाई ये है बच्चों कि एक एग्जामिनर को लिखना चाहिए पूरा इसका नाम जो कि है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम में क्या, क्वेश्चंस में क्या देखा जाता है कि ट्रांसलेशन की जगह सिर्फ काइनेटिक भी लिखा है, तो आप समझ जाना वो ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। जब वो बात करेगा ना टोटल काइनेटिक या इंटरनल, तब आप रोटेशन के बारे में सोचना, अभी नहीं सोचना है। तो तो हम लोग तो करेक्टली इसको बोलना चाहेंगे। तो ये K जो है ये क्या है बच्चों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स कितना हो गया, 3PV/2। एकदम याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी हो गया 3 प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई 2। ये किसके लिए कैलकुलेट हो रहा है, n मोल्स के लिए, ठीक है ना, n मोल्स के लिए। इसका एक और फॉर्मेट, PV की जगह तुम चाहो तो लिख सकते हो nRT, तब तुम्हें n मोल देखने को भी मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला हो गया पूरे सैंपल का, 3PV/2, और दूसरा फॉर्मूला हो गया 3/2 nRT। और ये दोनों यहां से आया है, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, हाफ m Vrms स्क्वायर, जहां m है टोटल मास। तो आप इसको इन तीनों फॉर्मेट में याद रखेंगे, क्योंकि किस पे क्वेश्चन आए। हालांकि ये तीनों कन्वर्ट हो सकते हैं, तीनों को याद रखने का जरूरत नहीं। अगर आप कन्वर्ट करना जानते हैं तो कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर से फॉर्मूला हो गया हाफ m Vrms स्क्वायर। m क्या है, पूरे सैंपल का मास। और यहां पे देखो क्या है, k इक्वल टू 2PV/2। यहां क्या है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद देखो यहां पे हमने क्या कर दिया, उसी PV को हमने लिख दिया nRT। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो आ रहा है n मोल्स के लिए। अब देखो, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एक नया चीज कैलकुलेट करते हैं। सीधी सी बात है, जिस सैंपल को हम लोग कंसीडर किए हैं उस सैंपल के टोटल मॉलिक्यूल्स की ये काइनेटिक एनर्जी है, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लो सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल N, मोल्स नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल्स। तो मान लो सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा।
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को n से डिवाइड कर दो, जहां n क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स। तो सीधी सी बात हो गई कि हम लोग यहां पे इस पूरे को n से डिवाइड किए, देखो n से डिवाइड किए। फिर तुम कहोगे सर ऊपर में यहां आपने क्या लिख दिया, देखो वहां हमने क्या किया। पहली बात सुनो, ये जो n है इसको आप केमिस्ट्री से जानते हो कि n आपका नंबर ऑफ मोल जो है, नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये हम लोग केमिस्ट्री से जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो वही हमने यहां पे किया कि इस n के जगह क्या लिख दिया, टोटल मॉलिक्यूल्स बाय n नॉट। ओके, और ये n क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इधर अगर हमने LHS में n से डिवाइड किया तो RHS में भी करना होगा। तो ये वाला n, अब देख लो, ये n और ये n कैंसिल हो गया। तो अब देखो क्या आ गया है, तो k बाई n को हमने लिख लिया k नॉट, और k नॉट का परिचय, k नॉट का इंट्रोडक्शन हमने नीचे लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मोल नहीं, वन मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो गया, 3/2 r बाई n नॉट इंटू टी। अब ये r बाई n नॉट क्या है, r बाई n नॉट को एक नया टर्म, एक नया कांस्टेंट हम लोग मानते हैं जिसका नाम है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या नाम है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो और उसको भी हम लोग k से डिनोट करते हैं। तो इसको जानबूझ के उसको छोटा k मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आज से देखो हम लोग याद रखेंगे कि एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2, अब इसके जगह k बोल दो तो k नॉट इक्वल टू 3/2 kT। कितना हो गया, 3/2 kT। अब ध्यान दो, अब फिर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फॉर्मूला कौन कौन सा आ गया, पूरे सैंपल का अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पूरे सैंपल का, या कहो n मोल का चाहिए, तो 3/2 nRT। n मोल का कितना हो गया, 3/2 nRT। एक मॉलिक्यूल की अगर बात की जाएगी तो 3/2 kT। k समझ में आ रहा है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कैसे मिलता है, गैसियस कांस्टेंट को n नॉट से डिवाइड करने पे। तो आप इन चीजों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसी पे प्रॉब्लम आता है और वहां कंफ्यूजन होती है। तो उसपे मैं पूरा आपको जो मैं दूंगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसमें इन सब पे दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। और ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। क्लियर है। अगर कोई पूछेगा एक मोल का कितना होगा, देखो ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मोल, तो यहां n की जगह 1 कर देंगे, है ना। तो आपको ना इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये कैरेक्टर है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और वहां से गेटवे हमारा खुल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो सुनो, आज ये पहला क्लास था, तो इसलिए आज मैंने आपका क्लास ले लिया, लेकिन आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी। कल से जो क्लास, कल शाम में 7:30 बजे 7:30 पे जो क्लास आपको अपडेट किया जाएगा, वो क्लास होगी 1 घंटे 20 मिनट की। 1 घंटे 20 मिनट की, कल से 1 घंटे 20 मिनट की। तो कल मैं 1 घंटे 20 मिनट में पूरी थ्योरी, पूरा इस तरीके से मैं कवर कर दूंगा। किसका, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और ट्रांसफर ऑफ हीट का। और उसके आधार पे कल आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर। आज नहीं मिल रहा है, वो कल मिलेगा। तो आज से, क्योंकि आपको टॉपिक तो पता नहीं था, तो आज से लेके कल शाम तक आप पूरा रिवाइज करोगे, फिर मैं शाम में आके रिवाइज करवाऊंगा, और फिर कल जो डीपीपी मिला उसका तुम प्रैक्टिस करोगे, और परसों मैं डिस्कस कर दूंगा। काम खत्म हीट का। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरीके से चलेंगे। एक दिन पहले तुम्हें टॉपिक के बारे में पता रहेगा, पहले तुम रिवाइज करोगे, फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा यहां इसके थ्रू, और फिर डीपीपी को डिस्कस करके वो टॉपिक खत्म। तो इस तरीके से हम लोग अगले 60 डेज में सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। इसके अलावे अगर कोई सुझाव है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, और कोई इसमें चेंजेस वगैरह चाहते हैं कहीं पे, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तो उससे मेरे को पता चलेगा कि आप क्या क्या इसके बारे में चेंजेस चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज से हम लोग का पढ़ाई शुरू हुआ। कल 7:30 पे हम लोग मिलेंगे। ओके, आज यहां तक पढ़ते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज चूंकि टॉपिक
के बारे में एक बार तुम्हें पता रहेगा तो तुम अच्छे से रिवाइज करके आओगे। तो कल पूरा रिवाइज करके आओगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, पूरा जो प्रोसेसेस हैं वो सारा कुछ, ठीक है ना। ओके बाय।